नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज ईवान सदर में एक आला तरीन सतही इजलास हुआ जिसके अंदर बज़ाहिर मुआशी तवानाई और ख़ित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना ने शिरकत की। कहा जा रहा है कि आलमी तेल और गैस की फ़राहमी और कीमतों के उतार चढ़ाव के ऊपर इन्होंने फ़ोकस किया। हम आपको ये बता सकते हैं बहरहाल कि ये उतार चढ़ाव के ऊपर फोकस नहीं था, सिर्फ ये भी फोकस था कि अगर जंग की तरफ ये ड्रिफ्ट जारी रही और जंग का आगाज़ हो गया तो हमने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को संभालना कैसे है। मुआशी ज़ाविया एक है, तवानाई का ज़ाविया एक है, सियासी ज़ाविया दूसरा है, सेक्टेरियन रिलेशनशिप तीसरे हैं, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो बाहमी दिफा का मुआहदा है वो चौथा है। हमारी तिजारत के मामलात उसके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ मामला एक नहीं है। तो इस इजलास ने कम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान के जो मुमकिन ख़तरात हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक ओरिएंटेशन भी की और कुछ फ़ैसले भी किए, जिससे हमें लगता है कि ये जो सालसी का मामला है ये अब खटाई में पड़ गया है। हमारा ख्याल था कि कमर ज़मान कारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो गुनोगो मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए। हम आपको इस वक्त वाशिंगटन लिए चलते हैं। डॉक्टर कामरान बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैन अक़वामी अमूर के और सीनियर डायरेक्टर है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक, आपको क्या इस वक्त कोई एम्बिग्विटी रह गई है कि जंग की अगली फ़ेज़ का आगाज़ होने वाला है, या आपके ख़्याल में हमने इसको ज़्यादा ही कंक्रीटाइज़ कर दिया है, अभी भी कुछ मौका बाकी है कि वो फ़ेज़ जिसका तज़किरा हो रहा है ना शुरू हो? जी देखें, एक तो ये है तलत के जंग और मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी भी जो है आज भी खबर आई थी कि जो IRGC के नेवल चीफ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले स्टीव विटकॉफ ने जो है बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि हमने पाकिस्तानियों के थ्रू, यानी पाकिस्तानी हुकूमत के थ्रू 15 पॉइंट का उनको जो है मैसेज इरसाल किया है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं ब्लूमबर्ग की तरफ से कि उसका जवाब भी पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को पहुंच चुका है, तो वो स्टडी किया जा रहा है। सो गोया कहने का मकसद ये है कि ये जो बैटल स्पेस के डायनामिक्स हैं वो जहां शेप कर रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ को, वहां मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो नताइज बरामद हो रहे हैं वो बैटल स्पेस को भी असरअंदाज होंगे। सो आई डोंट थिंक कि जो है अभी कोई हमें रश टू जजमेंट करना चाहिए, बिकॉज we're still in week 4। तो अभी तो महीना हुआ है। एंड लुक, यू नो, अगर मैं सिर्फ ऐड कर दूं एक चीज़, इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, इस्लामाबाद से मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो विटकॉफ ने आज बात की है ये उस वक्त की बात कर रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के वक्फे का ऐलान किया है। तो ख़बर तो उसने आज दी है, लेकिन ये जो 15 पॉइंट्स का जिक्र कर रहा है जो जिसके ऊपर ईरान का रिस्पॉन्स भी आया, वो 5 दिन के वक्फे के ऐलान के साथ जुड़ी हुई थी। 5 दिन के अंदर बहुत कुछ हो पाया, लेकिन वो 15 पॉइंट्स की निगोशिएशंस के ऊपर कोई बात आगे बढ़ी नहीं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हियरिंग कि ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएंगे। तो खबर तो है, लेकिन ज़रा 5-6 दिन पुरानी है। वो ठीक है। देखें, जब भी कोई फरीक जो है जंगी हालत के अंदर कोई आपको टाइमलाइन बताता है तो वो अपना उसको हमें बाइबल या कुरान नहीं समझ लेना चाहिए। वो एक टाइमलाइन होती है, तो उससे इनहराफ जो है वो एक कुदरती अमल है। वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हालात बताते हैं किस जो है कि आगे चल के क्या होगा, तो हमें उसको वी शुडंट पे टू मच अटेंशन टू दोज टाइमलाइंस। वो अहम होती हैं लेकिन फ्लीटिंग होती हैं, वो तब्दीली होती रहती हैं। तो देखें, जहाँ तक कि बूट्स ऑन द ग्राउंड का है, तो देखें व्हाट डज़ इट मीन बूट्स ऑन द ग्राउंड। क्या जो है ये हम इराक स्टाइल, अफगानिस्तान स्टाइल कोई जो ना ऑपरेशन देख रहे हैं? मैं नहीं समझता। इतना तो ना एपेटाइट है अमेरिका की हुकूमत के अंदर, अमेरिका की पब्लिक के अंदर। और फिर जो हम देखें बयानात पे अगर हम चलते रहे ना, एक मीडिया में एक ये इशू है, ये आई मीन आई डोंट मीन इट एज अ नेगेटिव रिमार्क, बट आई मीन इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मीडिया के ऊपर पब्लिक बयानात पे बहुत ज़्यादा जो ना जोर होता है कि जी देखें फलाने एक्टर ने ये कह दिया, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। वी शुड टेक दोज, बट उसको भी हमें प्रॉब्लमाटाइज करने की ज़रूरत है इन द लाइट ऑफ इम्पेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स। और फिर बिहेवियर की देखने की ज़रूरत है। देखें क्या कौन से फ़ौजी भेजे जा रहे हैं। आपको 82nd जो है ना एयरबाउंड डिवीज़न के लोग हैं,
फोर्ट ब्रैग से जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कुछ लोग हैं, और उससे पहले हमें बताया गया था कि जी जो है कुछ हज़ार यूएस मरीन्स एक्सपीडिशनरी यूनिट के लोग हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इन्वेजन, ये तो बहुत छोटी फोर्स है। मैं तो समझता हूँ खर्ग आइलैंड को भी ये काबू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खर्ग आइलैंड इज सो क्लोज टू द कोस्ट लाइन, और फिर कोस्ट लाइन के ऊपर अचानक एलिवेशन बढ़ती है पहाड़ी, जहां पे ईरानियंस के पास टैक्टिकल एडवांटेज है। सो आई थिंक कि जो है वी शुडंट रश टू जजमेंट। इट्स डिफिकल्ट टू से कि क्या होगा, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट बताया कि एक तो नंबर्स भी नहीं है और दूसरा वो नौयत भी नहीं है फोर्सेस की। तो फिर ये फोर्सेस क्या कर सकती हैं अगर कब्ज़ा नहीं कर सकती, अगर टेरेन को मास्टर नहीं कर सकती, तवील मुद्दत जंग का एपिटाइट नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, ये बारगेन करने के लिए, क्या है ये? देखें, कोई भी जंगी तैयारी, उसके दो मकासद होते हैं। पहला होता है कि जी असम्पशन ये होती है कि होपफुली वी डोंट हैव टू यूज इट, ठीक, ओनली एज नेसेसरी, ओनली इफ नेसेसरी। तो पहला तो बार्गेनिंग टेबल के ऊपर लेवरेज हासिल करना, दबाव डालना, वो मकसद होता है। लेकिन साथ ही साथ जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हो सकता है इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो देन दैट बैग्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द मिशन व्हिच इज व्हाट यू आर आस्किंग। देखिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये कुछ आइलैंड्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है ना डिप्लॉय की जा रही हैं। अब खर्ग जो है वो बहुत अंदर करके है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बहुत दूर है। उसके अलावा कैशम आइलैंड है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वो अपना शाह बहार के करीब है। फिर एक कीश आइलैंड है जो कि फ्री इकोनॉमिक जोन है, वो भी जो है कुछ छोटा मोटा नहीं है और कोस्ट के करीब है। आई थिंक दिस इज मोर अबाउट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर कोई ऑपरेशन होगा। इसकी डिटेल्स जो हैं अभी दे कीपिंग देम क्लोज टू देयर चेस्ट, नेचुरली सो। मैंने कुछ दिन पहले एक जो है एक्स के ऊपर पोस्ट डाली थी, एक मेरा अपना स्पेकुलेशन था कि वो 3 जजीरे हैं जो कि ईरान और यूएई के दरमियान जो है वो मुतनाज़ा हैं, यानी अबू मूसा, ग्रेटर टुम और लोअर टुम। तो अगर मुझसे पूछें तो शायद जो है उसके ऊपर को कार्रवाई होगी। दैट सीम्स मोर डूएबल बाय द नंबर ऑफ जो है ना ट्रूप्स, बाय द जो है ना नेचर ऑफ द मिशन जो ये काम करते हैं। एमईयू बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अब हमें ये समझा दें कि उन जजीरों पर कार्रवाई का फ़ायदा क्या होगा अमेरिका को? देखिए, उन जजीरों के ऊपर फिर आप लेवरेज हासिल करते हैं ना, आप दूसरे को कहते हैं कि लुक अगर आप ये कार्रवाई, एक तो ये है कि SOH को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ, सिर्फ डिसरप्ट किया हुआ है, और वो डिसरप्शन ड्रोन्स की वजह से हो रही है और मिसाइलों की वजह से हो रही है। तो आप दबाव डालते हैं, आप कहते हैं यार देखो, हम आपके ऊपर बमबारी करते रहेंगे, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते क्यों, आपसे डील करना चाहते हैं। आपका भी नुकसान है कि अगर हम बमबारी करते रहे आप मजीद कमज़ोर होते रहेंगे। तो आप जो है इसको बंद करें ताकि हम मेज़ के ऊपर आएँ और बातचीत करें। अब ये कह देना काफ़ी नहीं होता, दबाव डालना भी ज़रूरी होता है। मतलब जैसे ईरान जो है दबाव डाल रहा है ये खलीजी ममालिक पे बमबारी करके, तो इसी तरीके से जवाबी दबाव आएगा ना। सो दिस इज लाइक अ चेस गेम कि ओके यू थॉट यू हैड सम लेवरेज, नाउ गेस अगेन। लेकिन वो लेवरेज क्या है, उन आइलैंड्स का लेवरेज क्या है? वहां से ईरान को क्या तकलीफ पहुंच सकती है? अगर पहली बात तो ये कि वो ईरान उसके ऊपर काबिज है ना, तो अगर आप वहां से ले लेंगे वो आइलैंड्स, इज गोइंग टू बी अ मैसिव जो है सेटबैक, स्ट्रेटेजिक सेटबैक। तो और फिर अगर आप यूएई को दे देते हैं, डू दे वांट टू लूज दोज आइलैंड्स? ठीक है, दे कंट्रोल देम राइट नाउ, डू दे वांट टू लूज देम? दे आर फार अवे फ्रॉम द ईरानियन कोस्ट। लेकिन लड़ाई तो डॉक्टर साहब आइलैंड्स की नहीं है, लड़ाई तो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना है, जो सितम ज़रीफ़ी है कि जंग से पहले खुली हुई थी और जंग के बाद बंद होगी, अब दोबारा उसको खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि दबाव मैनेजमेंट जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको दबाव डालना होता है कि लुक, अभी आप समझते हो कि आपके पास बाजी है, बाजी आपकी पलट भी सकती है, और ऐसे। सो आई एम स्पेकुलेटिंग, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं कह सकूं कि ये 3 आइलैंड्स जो आर इन प्ले। आई एम जस्ट सेइंग, नोइंग कि ये जो कुव्वत लगाई जाएगी, ये जो ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, इनकी नौइयत, इनका मिशन, दिस मेक्स मोर सेंस देन खर्ग। हाँ, ये मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि उनके पास कोई खर्ग का भी कोई तदारक हो जो मुझे इल्म ना हो इस वक्त। ठीक है, फेयर इनफ। बिल्कुल आखिर में ये फरमाइएगा कि ये जो रजीम चेंज का मामला है, आपको कहाँ पर जाता वो नज़र आ रहा है? देखें, ये कभी भी मिशन का हिस्सा नहीं था,
ठीक है, ये रेजीम चेंज की इस्तेलाह जो है ना हैज़ बिकम दिस गलतुल आम, जो कि पब्लिक भी यूज़ कर रही है और अनफॉर्चुनेटली जो है सियासतदान भी यूज़ कर रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी यूज़ कर रहे हैं। ये अगर रेजीम चेंज से हमें पहले डिफाइन करना, व्हाट डज इट रियली मीन? डज इट मीन इराक अफगानिस्तान स्टाइल? एब्सोल्युटली नो। डज इट मीन समथिंग अकिन टू व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला? यस। लेकिन वेनेजुएला बहुत आसान था, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करते हैं और रेजीम के अंदर जो है, जो पहले से जो है इख्तलाफात हैं एलीट के दरमियान, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ फैक्शंस के दरमियान, आप उनको एग्जैसरबेट करते हैं और फिर उनका बिहेवियर चेंज करते हैं। सो व्हेन वी से रेजीम चेंज, वी नीड टू सी दैट। एंड ये कोई एंड स्टेट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लुक एट रेजीम चेंज एज अ प्रोसेस, नॉट एंड स्टेट के जी हमारा को जो है ना वो अपना फेवरेट आ गया है। आप देखें गालिबाफ के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं गुफ्तगू चल रही ना। गालिब, सवाल ये उठता है कि गालिबाफ को टारगेट क्यों नहीं किया गया, लारेजानी को क्यों किया गया, दूसरों को क्यों किया गया? हाँ, वो इस पे कहा गया कि शायद पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर गालिब बाफ को और इराकची को जो इसराइल की असैसिनेशन की लिस्ट है वहाँ से हटाया गया ताकि इनके ज़रिए बातचीत की जा सके। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अब हुआ है ना, ये तो आज खबर आई है। मैं कह रहा हूँ अभी तक क्यों उनको टारगेट नहीं किया गया? वो इस वक्त आईआरजीसी के सबसे जो कुव्वत मजबूत तरीन जो फैक्शन है आईआरजीसी का, उसके लीडर हैं वो, एज अ साबिक एयरफोर्स जनरल and Speaker of Parliament, and he's a big player in Iran. तो why is he not being targeted? और बाकी तो उनको टारगेट क्यों किया? If you ask me, I think जो है उनसे बातचीत चल रही थी इस दौरान। ठीक ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान बुखारी अपने व्यूज़ से हमें नवाज रहे थे। हालात एक अजीब व गरीब टेंस किस्म की तवाज़न की शक्ल में हैं। उम्मीद करते हैं कि तवाज़न मुस्बत तरफ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ख़बरें मुतज़ाद आ रही हैं। इस दौरान नाज़रीन अब सियासी मामलात को भी देख लेते हैं। आज तारड़ साहब ने इमरान ख़ान के बेटे कासिम सलमान और उनका दायां बाजू जुल्फ़ी बुखारी की आरफ जाकिया से मुलाकात पर रद्दअमल दिया। आरफ जाकिया, अब क्या उसके ऊपर रद्दअमल देने की ज़रूरत थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस किस्म का है कि शायद ये स्टेटमेंट बनती थी। सुनिए अता तारड़ क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आरिफ जाकिया के साथ आपकी गपशप हो रही है, कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मगर जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं जी मैं जानता नहीं। भाई बहुत अच्छे, आपको पूरे लंदन के पार्टी क्राउड का पता है, आपको एक एक गली का पता है, आपको आरिफ जाकिया का नहीं पता। बहुत अच्छे। और मेरी इतला ये है कि इस मीटिंग से पहले भी आरिफ जाकिया के साथ मीटिंग्स करके ये एजेंडा तय किया गया था कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि नाम नेहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ जाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। तो आपने उससे नोट्स लिए जो आपने कासिम खान को दिए, तो इसमें जुल्फी बुखारी का रोल एक फैसिलिटेटर का है कि वो बैठ के इधर से नोट्स लेके उधर दे रहा था। अब ये आरिफ जाकिया एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया एक शख्स जो गद्दार है, जो मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, ये आपकी साजिश में शामिल था कि UN में जाके पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को वापस लेने की एक साजिश की जाए। आप देख रहे हैं कि जो माजी में गिरें हाथ से लगाई हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। यही जुल्फी बुखारी और यही जाकिया जैसे लोग जो हैं किसी ज़माने में असासे हुआ करते थे इमरान प्रोजेक्ट के। अब हम बात करते हैं जयशंकर की। उसने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि इंडिया कैन नॉट एक्ट एज अ दलाल नेशन इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जिससे उसके आपको ज़हनियत का पता चलता है। तो इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि हिंदुत्वा वज़ीर की मज़मूम ज़ुबान। मई 2025 में पाकिस्तान ने हिंदुत्वा के तकब्बर को मट्टी में मिला दिया और आज भी मिला रहा है। तकब्बर गल सड़कर बाजारी ज़ुबान और तोहमत बन गया है। अब ज़ाहिर खुर्रम तस्गीर खान साहब जो हैं एक बरंजा बरंज शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ज़ुबान बहुत अच्छी इस्तेमाल की और अपनी तरबियत के मुताबिक उन्होंने बात की। जयशंकर बुनियादी तौर पर ये बात इस वजह से कह रहा है क्योंकि उसकी जो तरबियत है उसमें सुकम है। अब दलाल के मुंह से दलाली का लफ्ज़ नहीं निकलेगा तो क्या गालिब के अशार निकलेंगे?